स्टूडेंट्स, अभय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में अगेन आपका वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का लाइट का अगला सेक्शन लेके। पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था आपको समतल दर्पण के बारे में, राइट। आज हम आपको पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण देखिएगा, गोलीय दर्पण इंग्लिश में उसको बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर नाम ही देख रहे हैं, गोलीय। गोलीय मतलब गोल, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल या वक्र हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वक्र मतलब गोल, घुमा हुआ, यस, उसे क्या बोला जाता है? गोलीय दर्पण। तो परिभाषा हुआ वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल या वक्र होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, राइट। पूछेगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो आपका ये आंसर होगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल या वक्र होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। एक और परिभाषा हो सकता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आइए लिखते हैं इसको भी, यह भी परिभाषा हो सकता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। खोखला गोला में कॉस्को का बॉल, जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, तो कॉस्को का बॉल अंदर से क्या रहता है? खोखला होता है, हॉलो होता है। अगर चाकू से बीच से उसको काट दें तो दो भाग हो जाएगा उसका, राइट, ठीक है। मान लिया जाए कि ये कोई खोखला गोला है, यानी कॉस्को का बॉल है, एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको, राइट। ये इसका केंद्र है, बीच से इसको हम क्या कर दें? काट दें, राइट। तो ये दो पार्ट हो गया, यस, ठीक है। एक पार्ट हुआ ऐसा, इस तरह से, और ये वाला पार्ट कैसा हुआ? इस तरह से हुआ, यस, ठीक है। अब क्या करना है कि यदि आप इसको अंदर से क्या कर दें? सिल्वर का लेप लगा दें, और इसको बाहर से सिल्वर का क्या लगा दें? लेप लगा दें, यस। तो अंदर से सिल्वर लगा दिए तो इसका परावर्तक सतह ऐसा उठा हुआ हो गया, और यहां बाहर से सिल्वर का लेप लगा दिए तो परावर्तक सतह धंसा हुआ हो गया, यस, ठीक है। तो इसका नाम हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग उत्तल दर्पण, और इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, यस। ये जो उठा हुआ है वो उत्तल दर्पण और धंसा हुआ है वो अवतल दर्पण। इसको यहां भी ऐसे बना सकते हैं कि अंदर से ही कर दिए तो ये क्या हो गया? अवतल दर्पण, और ये बाहर से कर दिए तो परावर्तक सतह अंदर की ओर हो गया, परावर्तक सतह किधर हो गया? बाहर की ओर हो गया, यस। तो ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, राइट। तो इस आधार पर हमारा गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं,
गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण, राइट। अवतल दर्पण को इंग्लिश में लिखा जाता है कॉनकेव मिरर और इसको लिखा जाता है कॉन्वेक्स मिरर, राइट। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर यानी स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? ठीक है। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो यहां हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, राइट। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या है? धंसा हुआ है, यस। या दूसरे भाषा में यह बोल सकते हैं कि इस दर्पण का परावर्तक सतह खोखले गोले का अंदर वाला भाग है, यानी जिस खोखले गोले से किसको बनाया गया है? अवतल दर्पण को बनाया गया है, उस खोखले गोले का अंदर वाला भाग क्या है? अवतल दर्पण है। अगर अंदर वाला भाग को हम परावर्तक सतह बनाएंगे तो वो क्या हो गया? हमारा अवतल दर्पण। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक चम्मच लेते हैं तो चम्मच में जिस पार्ट में रख के खाते हैं, जो खाना जिस पर रहता है उसको वो धंसा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। और पीछे वाला चम्मच का हिस्सा क्या कहलाएगा? आपका उत्तल दर्पण। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अवतल दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या है? धंसा हुआ हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो या धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल दर्पण कहते हैं, राइट। अंदर की ओर ये धंसा हुआ है, ये देखिए परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसलिए इसको अवतल दर्पण कहेंगे। और जिसमें उठा हुआ रहता है उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। एक और परिभाषा यहां आप लिख सकते हैं अवतल दर्पण का, कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का आंतरिक भाग होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अवतल दर्पण। देखिए ये अंदर वाला भाग है ना, दिख रहा है, इसका परावर्तक सतह ये वाला है और ये क्या है? अंदर वाला भाग है। और इसका परावर्तक सतह कौन वाला है? बाहर वाला भाग है, यस। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का आंतरिक भाग होता है, आंतरिक भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ये दोनों परिभाषा हो सकता है अवतल दर्पण का और ये दोनों परिभाषा हो सकता है गोलीय दर्पण का, यस और नो। और गोलीय दर्पण कितने तरह के होंगे? दो तरह के होंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यस। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अभी हम अवतल दर्पण की परिभाषा समझ रहे थे कि जिसका परावर्तक सतह अंदर से धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण कुछ इस तरीके से होगा, यस। ये एम डैश ये दर्पण का द्वारक कहलाएगा, यानी दर्पण जितना चौड़ा होता है उसे ही दर्पण की द्वारक कहते हैं, दर्पण की चौड़ाई को। यहां एक पॉइंट होता है इसके मध्य में, दर्पण के मध्य में, जिसको पी द्वारा सूचित करते हैं और इसको ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव। उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। अंग्रेजी में पोल कहा जाता है, इसलिए इसको पी से सिंबल किए हैं।
एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन एक्स वाई, जो इससे होकर गुजरती है, और यहां इसका सी है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। यानी ये आप जानते हैं, मैंने अभी पढ़ाया है कि ये अवतल दर्पण किसी खोखले गोले से काटा गया है। तो जिस खोखले गोले से इसको निकाला गया है, उस खोखला गोला का कोई ना कोई केंद्र होगा कि नहीं होगा? तो जो उस गोले का केंद्र होगा वही इस मिरर का वक्रता केंद्र होगा। मैं बताऊंगा इसके बारे में, राइट। यहां पर ये एफ होता है, जिसको फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं, राइट। ठीक है, अब यहां पर इसको ध्यान दीजिएगा। यहां P आया है किसके लिए? पोल के लिए, जिसको क्या बोलेंगे, ऐसे लिखिए यहां P ध्रुव के लिए आया है। ध्रुव मतलब क्या हो गया? पोल, यस। यहां C आया है किसके लिए? वक्रता केंद्र के लिए। C संकेत है वक्रता केंद्र का, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। यहां F जो आया है, ये F, ये है मुख्य फोकस। F को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। इसको प्रिंसिपल फोकस अंग्रेजी में बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, राइट। ध्यान दीजिएगा। ये तीन चीज। फिर एक्स वाई मैंने बताया, ये एक्स वाई क्या है? आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है मुख्य अक्ष को, यस। अगर आपसे मुख्य अक्ष की परिभाषा पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? वैसा काल्पनिक रेखा जो क्या है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर क्या करती है? गुजरती है। देखते हैं ये लाइन वक्रता केंद्र सी और पी दोनों से होकर गुजर रहा है, यस। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे, यस। ठीक है, अब मैं बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। एम एम डैश क्या है? एम एम डैश आप यहां देख रहे हैं, ये दर्पण का द्वारक, एपर्चर, इसको क्या बोलेंगे? एपर्चर, राइट, द्वारक है। अब ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। जब ये, अगर मान लेते हैं कि ये क्या हो गया? खोखला गोला है, ये गोला मान लिया, गोला है ये पूरा, और इसमें से ये पार्ट निकालिए तो ये हमारा क्या हुआ? अवतल दर्पण हो गया। तो इस गोला का एक केंद्र है। तो आप जानते हैं कोई भी वृत्ताकार वस्तु या कोई भी वृत्ताकार चित्र होता है तो बीच में केंद्र होता है। केंद्र से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे, यानी त्रिज्या बोलेंगे, यस। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक की दूरी को बोलेंगे आर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? आर। और यहां आर आया है किसके लिए? तो आर आया है वक्रता त्रिज्या के लिए। आर संकेत है किसका? वक्रता त्रिज्या का। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। एक और बात देखिए, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच भी दूरी है, तो इस दूरी को छोटा वाला एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोला जाता है फोकस दूरी। क्या बोला जाता है? फोकस दूरी, यानी फोकल लेंथ। यहां छोटा वाला जो एफ है, देखिए बड़ा वाला एफ मुख्य फोकस को रिप्रेजेंट करता है और छोटा वाला एफ रिप्रेजेंट करता है फोकस दूरी को। इसको इंग्लिश में बोलेंगे फोकल लेंथ, यस। समझ में आ रही है बातें? आगे मैं पढ़ाऊंगा कि आर और एफ के बीच रिलेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आर जो है वो एफ का दुगना होता है, यानी फोकस दूरी का दुगना होता है। कौन? वक्रता त्रिज्या। यानी अगर ये पी और एफ के बीच ये अगर 10 है तो ये कितना होगा? 20 होगा। अगर ये 30 है तो ये क्या होगा? 60 होगा। अगर ये आर 70 है तो ये क्या होगा? 35 होगा। यानी आर का आधा एफ और एफ का दुगना आर होता है। इस बात को, इस रिलेशन को आपको याद रखना है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे आप, गौर कीजिएगा, नोट करने वाली बात है। अवतल दर्पण में खास बात क्या होता है
कि अवतल दर्पण जो किरण आता है उन सारे किरणों को एक बिंदु पर क्या करती है, वो अभिसरित करती है, एक बिंदु पर मिलाती है। यस, और इसी वजह से इस दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों बोला जाता है, तो आपका जवाब यही होगा कि क्योंकि वो सारे किरणों के एक बिंदु पर क्या करती है, मिलाती है, इसलिए उसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। यस, तो यहां ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण को इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्वर्जेंट मिरर या कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी किरणों या यह विभिन्न दिशाओं से आने वाले सभी किरणों को एक बिंदु पर क्या करती है, मिलाती है। यही कारण है कि इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। आइए तस्वीर से हम समझते हैं कि कैसे अभिसारी दर्पण होता है। यह आपका समतल दर्पण, अवतल दर्पण है। अब ये ऐसे बना लीजिए, ये आपका क्या है, ध्रुव है, P है। ये X और Y आपका क्या है साहब, मुख्य अक्ष है। यहां पर क्या है, C यानी वक्रता केंद्र है, बीच में F है। क्योंकि आप जानते हैं इसका पूरे का जस्ट ये आधा मध्य बिंदु होता है, यानी P और C के बीच की दूरी का मध्य बिंदु कौन होता है, F होता है। राइट, ठीक है। ये M डैश हमारा क्या है, दर्पण का द्वारक है। अब क्या होता है, कोई भी किरण अगर प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आती है तो नियम है कि परावर्तन के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यस, तो देखिए यहां पर ये किरण ऐसे आया, ये आपतित किरण है, ये यहां से टकराया और कहां से होकर गुजरेगा, F से होकर गुजरेगा। यस, ठीक। अगर ये ऐसे आया तो ये भी टकरा के कहां से गुजरेगा, F से होकर गुजरेगा। अगर ये ऐसे आया समांतर तो ये यहां से टकराकर कहां से गुजरेगा, F से गुजरेगा। अगर ये ऐसे इसके मुख्य अक्ष के समांतर आया तो यहां से टकरा के ऐसे गुजरेगा। आपने क्या देखा इस तस्वीर में, आपने ये देखा कि किरण तो इधर उधर से आ रहा है लेकिन सभी एक बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है, और इसी कारण से इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। यस, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, अवतल दर्पण हो गया तो उत्तल दर्पण पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण क्या है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो यानी बाहर की तरफ उठा हुआ हो, उसे हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो यानी ऊपर की ओर उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। राइट, एक तो ये परिभाषा हो गया। एक दूसरा परिभाषा जो मैं अवतल में पढ़ाया था वही उत्तल में भी है। अवतल में मैंने बताया था कि जिस खोखले गोले का, आप सबको पता है कि उत्तल या अवतल दर्पण खोखले गोले का भाग होता है, तो जिस खोखले गोले का भाग है उसके आंतरिक यानी अंदर वाले भाग को अगर परावर्तक सतह बनाएंगे तो धसा हुआ है अंदर वाला भाग, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। लेकिन अगर बाहर वाले भाग को जो उभरा हुआ है उसको अगर परावर्तक सतह बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। यानी इसको लिखेंगे, वैसा दर्पण
जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का, यहां खोखला गोला कौन है जिससे वो बना हुआ है, खोखले गोले का बाह्य भाग यानी बाहरी भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साहब, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण कुछ ऐसे होता है, इधर से सिल्वर होता है, वो ऐसे देखेंगे, ये दर्पण का एम डैश दर्पण का द्वारक हुआ। आपको पता है ये एक्स और ये वाई क्या हुआ, मुख्य अक्ष हुआ। ये बीच में क्या होता है, पी होता है, जैसा उत्तल अवतल दर्पण में वैसा ही उत्तल दर्पण में। ये सी होता है यानी वक्रता केंद्र होता है। ये आपका फोकस होता है, मुख्य फोकस। यहां से यहां तक के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, और यहां से यहां तक के बीच की दूरी को छोटा वाला एफ यानी फोकस दूरी बोलेंगे। यानी ये फोकस दूरी है, ये वक्रता त्रिज्या है, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, और एक्स वाई क्या है, मुख्य अक्ष है। यस, ध्यान दीजिएगा यहां पर कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। नाम में थोड़ा सा क्या है, दोनों मिलता जुलता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यस, यानी यहां पर नोट करने वाली बात क्या है, यहां लिख सकते हैं इसको, नोट यही लिख दें, नोट क्या है, नोट। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण यानी डाइवर्जिंग मिरर, उसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह किरणों को विभिन्न दिशाओं में अपसरित करती है, या अपसरित को या फैलाती भी लिख सकते हैं, फैलाना, अपसरित या फैलाती, अपसरित करती है। ठीक है, यानी ये विभिन्न दिशाओं में क्या करती है, फैला देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। जिसका पिक्चर मैं यहां पर बना देता हूं, जगह है यहां, देख लीजिए आप। ये है, यस, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक्स वाई है, ये पी है, ये एम डैश द्वारक है, ये फोकस है, ये सी है। तो क्या होता है कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, एक्स वाई के समांतर आती है, तो यहां से टकरा के अंदर नहीं जाएगी, ये किरणों को फैला देती है ऐसे, राइट। तो लाइट में आपको मैंने इमेज बनाने में बताया था, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये कहता है कि आप इस किरण को बैकवर्ड डायरेक्शन में आप खींच सकते हैं इस तरीके से। ये तो जा तो रहा है ऐसे, लेकिन लग रहा है कि कहां से होकर गुजर रहा है, फोकस से होकर, लेकिन किरण को क्या कर रहा है, ये फैला दे रहा है। ये भी ऐसे आया तो किरण को क्या कर देगा, फैला देगा, लगेगा कि यहां से मिल रहा है, लेकिन ये ऐसे गया तो यहां भी किरण को क्या कर देगा, फैला देगा, लगेगा कि ऐसे गया, लेकिन ये किरणों को क्या कर रहा है, विभिन्न दिशाओं में फैला दे रहा है इस तरीके से। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण कहेंगे। यस, ठीक है। अब देखिए, ये चीज हमने उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में हमने क्या किया, समझा। अब हम लोग इसमें कुछ टर्म्स है, जैसे मैंने अभी बताया था, पी ध्रुव होता है, आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर,
एफ होता है फोकल लेंथ, ये सब चीज क्या क्या चीज है, उसका परिभाषा क्या है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसके लिए उसका टॉपिक का नाम हम देते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहला टर्म क्या है हमारा, द्वारक। दर्पण का द्वारक ले लेते हैं, दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण के द्वारक को इंग्लिश में बोलते हैं एपर्चर ऑफ मिरर। तो दर्पण का द्वारक क्या है, दर्पण की जो चौड़ाई है, देखिए दर्पण यहां से लेकर यहां तक आया है, तो ये जो चौड़ाई हुआ, इसी चौड़ाई को क्या बोलेंगे, दर्पण की द्वारक बोलेंगे। यानी दर्पण के चौड़ाई को उसका क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ठीक है, इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, इसे एम डैश द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। यस। दूसरा, पहला तो हो गया, ठीक है, इसको उतार ले, जगह की कमी है तो मैं लिखता हूं, इसको उतार लीजिए। अब देखिए टर्मिनोलॉजी में अगला पढ़ेंगे हम लोग ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में बोला जाता है पोल। पोल का सिंबल पी है। दर्पण का ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ये देखिए, ये दर्पण है, दर्पण का ज्यामितीय केंद्र यानी बीच वाला जो भाग है, मध्य भाग है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी यानी ध्रुव बोला जाता है। दूसरा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, संकेत है सी। कहा जाता है कि ये जो दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग है, कोई ना कोई खोखला गोले का भाग होगा, तो जिस खोखले गोले का भाग ये दर्पण है, उसका जो केंद्र है, उसी केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। यस, ठीक है। उसके बाद है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है, तो जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है ऐसे, और परावर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, यानी ये बिंदु पर काटती है, तो इसी को क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद, देख रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण ऐसे आया और टकरा के परावर्तन होने के बाद अगर ये यहां से होकर गुजरता तो ये मुख्य फोकस होता, अगर यहां से होकर गुजरता तो ये मुख्य फोकस होता। जहां से होकर गुजरता है वही इसका क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। फिर मुख्य अक्ष वैसी काल्पनिक रेखा या माना हुआ रेखा है, ऐसा नहीं है कि ये खींचा हुआ रेखा है, माना हुआ है। यस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप दर्पण लेते हैं तो बीच में क्या करते हो, लाइन खींच देते हैं छेद करते हुए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो मुख्य अक्ष क्या है, वैसी काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है, यानी सी और पी से होकर गुजरती है, उसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। फिर आती है बात वक्रता त्रिज्या की, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसका सिंबल है आर, कैपिटल आर। अब वक्रता त्रिज्या क्या है, तो देखिए यहां से यहां तक के बीच की दूरी को देखो, आर, आर माने वक्रता त्रिज्या कहा गया है। तो आप क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यस, सी और पी, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज कॉल्ड आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सी और पी के बीच की दूरी को आर कहेंगे। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को ही उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यस, ठीक है। फिर आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, P और F यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे छोटा वाला f द्वारा सूचित किया जाता है। यस, ठीक है। बड़ा वाला f किसके लिए लिया जाता है, तो मुख्य फोकस के लिए, और छोटा वाला f लिया जाता है फोकस दूरी के लिए लिया जाता है। यस और नो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण हेतु किरण आरेख के नियम। यानी गोलीय दर्पण के सामने, यानी अवतल और उत्तल दर्पण के सामने अलग अलग जगहों पर वस्तु रखा हुआ रहता है, और
जैसे जैसे वस्तु की स्थिति यानी वस्तु का पोजीशन चेंज करता है, वैसे वैसे प्रतिबिंब की प्रकृति भी चेंज करती है, प्रतिबिंब का साइज भी चेंज करता है और प्रतिबिंब का नेचर भी चेंज करता है। तो इस चीज के जानकारी के लिए रे डायग्राम खींचा जाता है, जिससे यह पता चलता है कि प्रतिबिंब रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, यानी काल्पनिक बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, सीधा कि उल्टा। इन सारी चीजों के लिए रे डायग्राम किरण आरेख खींचा जाता है और उस किरण आरेख को कुछ विशेष नियम का पालन करके खींचा जाता है। उस नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां लिखा है एक तरफ अवतल दर्पण और दूसरे तरफ उत्तल दर्पण, यानी नियम वही है, लेकिन अवतल में अलग रे डायग्राम होगा और उत्तल में अलग रे डायग्राम होगा। आइए देखते हैं पहला नियम क्या है। मान लिया जाए ये अवतल दर्पण है, तो ये मुख्य अक्ष तो होगा ही होगा एक्स और वाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये फोकस होगा और ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, राइट। तो पहला नियम ये है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो परावर्तित होकर फोकस से होकर क्या करेगी, गुजरेगी। याद रखिएगा, राइट। समांतर जाएगी तो किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। फिर से बोलिए, समांतर होकर जाएगी मुख्य अक्ष के तो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। अवतल दर्पण के केस में आप देख ले सेम चीज, ये एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। किरण इसके प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। आपको मैंने पहले ही पढ़ाया है कि अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण, इसलिए किरण को ये एक जगह नीचे की ओर मोड़ता है और ये क्या करता है, किरण को फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। तो इधर रे नहीं आएगा, ये किरण को टकरा के किधर फैला देगा, इधर फैला देगा, यस। लेकिन ये पता चलेगा कहां से होकर गुजर रहा है, एक्चुअल में गुजर नहीं रहा है, लेकिन मालूम चलता है कि फोकस से होकर क्या कर रहा है, गुजर रहा है, यस। यानी मोटा मोटी ये बात हुआ कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी या गुजरता हुआ प्रतीत होगा। गुजरेगा किसमें, तो अवतल दर्पण में, और गुजरता हुआ प्रतीत होगा किसमें, उत्तल दर्पण में। याद रखेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वो वास्तविक होता है, यानी रियल फोकस होता है, और इसका फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक फोकस होता है। पूछा जा सकता है आपसे कि अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण के फोकस में क्या अंतर है, तो अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होगा क्योंकि किरण वास्तव में वहां से होकर गुजरती है, और उत्तल दर्पण का फोकस जो होगा वो काल्पनिक होगा क्योंकि वहां से किरण वास्तव में होकर नहीं गुजरता है, गुजरता हुआ प्रतीत होता है, राइट। इसी का ठीक उल्टा दूसरा नियम, जब समांतर जाता है तो फोकस से गुजरता है, तो फोकस से जाएगा तो समांतर हो जाएगा। सिंपल याद करने का तरीका, समांतर अगर गया तो फोकस से गुजरेगा और फोकस से गया तो समांतर हो जाएगा। ये पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए, अगर ये ऐसे गया, मान ली जाए फोकस से होकर इस तरीके से गया, ऐसे गुजरा, तो यहां से टकराकर क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर, समझ में आया। ऐसे फोकस से गुजरा तो टकरा के समांतर, या ऐसे अगर गुजरेगा तो भी फोकस से होकर गुजरा तो यहां से क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, राइट। इसमें सेम देखेंगे, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान लगा के ईमानदारी से पढ़ेंगे। ये लॉकडाउन का पीरियड है, इस पीरियड में अपने आप को बांधना है, और ये बहुत विकट परिस्थिति है इसमें, और जब परिस्थिति खराब हो उस समय जो जंग को जीतता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। इसलिए इस परिस्थिति में, चूंकि अभी हम आपको यहां पर नहीं होते, अभी हम क्लास में होते और मेरा बैच खचाखच भरा हुआ रहता, लेकिन इस परिस्थिति के कारण आपको मैं ऑनलाइन क्लास यहां से दे रहा हूं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इसके बावजूद भी आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, राइट। क्लास में हमारा परफॉर्मेंस कुछ अलग होता, क्योंकि जब ऑडियंस सामने रहता है ना तो और मजा आ जाता है, यस।
इसीलिए आप लोग को जो भी चीज यहां से मिल रहा है उसको ग्रहण करना है, अच्छे तरीके से मनन करना है और ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। सेल्फ स्टडी पर ज्यादा जोर दीजिए, क्योंकि अभी आपको बाहर नहीं निकलना है। यस, इधर उधर नहीं करना है, तो मैक्सिमम फोकस आपको कहां पर करना है? स्टडी पर करना है, क्योंकि समय बहुत कम है और आपके पास सिलेबस को का जो टेंशन है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। इसलिए बहुत ईमानदारी से दिन रात एक करके आप पढ़ेंगे। यस, वादा करते हैं? यस, ठीक है, थैंक यू। अब देखिए, अगर ये किरण ऐसे गया पैरेलल, तो टकराकर कहां से होकर जाएगा बेटा? कहां से होकर जाएगा बेटा? फोकस से होकर जाता हुआ मालूम चलेगा। ऐसा पढ़ाया था मैंने, लेकिन ये उल्टा कर दीजिए यहां। अगर ये ऐसा गया, कैसा गया? ऐसा लग रहा है कहां से होकर जा रहा है? फोकस से, तो ये टकराकर क्या हो जाएगा? इसके पैरेलल हो जाएगा। यस, ठीक। उल्टा यहां लग रहा है कि कहां से होकर जा रहा है, देख रहे हैं, फोकस से, तो ये टकराकर क्या हो जाएगा? इस तरीके से पैरेलल हो जाएगा। तो दो बात याद रहा, पैरेलल तो फोकस, फोकस तो पैरेलल। यस। तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम क्या है? पोल एफ सी, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, यानी सी से होकर गुजरती है, देखिए ऐसे होकर गुजरा, तो ये टकराया यहां पर, टकराने के बाद इधर उधर नहीं जाता है, ये उसी पथ पर वापस लौट जाता है। ऐसे जैसे ऐसे आया और टकराया और फिर इसी पथ पर वापस हो गया। यानी आपतित किरण भी वही हुआ और परावर्तित किरण भी वही हुआ। उसके पीछे रीजन आपको पता है, मैं बता रहा हूं। जब ये टकराया तो कितना डिग्री पर टकराया? 90 डिग्री पर। यस, यानी परावर्तक सतह पर 90 डिग्री पर गिरता जब है चीज, कोई किरण, तो क्या होता है? उसी पथ पर वापस आ जाता है, लौट जाता है। क्योंकि यहां पर आपसे पूछेगा कि आपतन कोण कितना डिग्री, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आंसर होगा 0 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। याद रखिएगा इस चीज को। अगर ऐसे भी सी से होकर गुजरा, इस तरीके से, मान लिया इस रास्ता से गुजरा, तो यहां से टकराकर फिर वो क्या हो जाएगा? इसी पथ पर वापस लौट जाएगा। इसको देखिए, उत्तल दर्पण में देखेंगे। डायरेक्ट सी से तो नहीं जाएगा, लेकिन सी से जाता हुआ क्या चलेगा? मालूम चलेगा। अब देखिए, ये ऐसे गया, ऐसे लग रहा है कि कहां से होकर जा रहा है? सी से, तो यहां से ये फिर से क्या हो जाएगा? टकराया और फिर बैक हो जाएगा। या ऐसे गया, इस तरीके से गया, लग रहा है कहां से होकर गुजर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? बैक हो जाएगा। यस। और चौथा, ध्यान से समझिएगा, ये उत्तल दर्पण है, ये हमारा पोल है, ये फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई किरण ऐसे आया, राइट, तो ये जो है ना, सी और पी वाला जो है वो अभिलंब का काम किया, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच क्या बना? कोण आई बना, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बना। तो आप जानते हैं परावर्तन के नियम के अनुसार जितना परावर्तन कोण आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है, तो आई जितना होगा उतना ही आर होगा, और ये इस तरीके से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यस। सेम केस इसमें भी होगा, इस तरीके से आया, ये हमारा पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां भी अगर इस तरीके से आया किरण, तो ये आई है, तो उतना ही एंगल बना के क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इन 4 नियमों का पालन करते हुए हम लोग अलग अलग पोजीशन पर अवतल और उत्तल दर्पण में वस्तु को रखेंगे और विभिन्न विभिन्न प्रकृति का हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। इसको उतार लीजिए। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में अलग अलग जगहों पर रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। राइट, देखिए,
ये आपका अवतल दर्पण है। ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये P यानी ध्रुव है, ये F यानी प्रिंसिपल फोकस है, और ये C है। अलग अलग जगहों पर वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। 6 ऐसे जंक्शन है, 6 ऐसे स्थान है जहां पर वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। तो कौन कौन जगह है जहां पर हम वस्तु को रख सकते हैं, किसके सामने, अवतल दर्पण के सामने उस चीज को देखिए। पहला हम रख सकते हैं कहां पर, अनंत पर। यह पहला जंक्शन है, यानी सबसे पहले कहां पर रख सकते हैं हम, अनंत पर वस्तु को रख सकते हैं। एक केस हुआ अनंत पर। दूसरा है अनंत और C के बीच, अनंत और C के बीच, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ये भी बोल सकते हैं। या C के परे, यानी दूसरा हमारा जंक्शन कौन होगा, C के परे, यानी दूसरा जंक्शन हुआ हमारा C के परे, यानी C के बाद रख सकते हैं यस वस्तु को। तीसरा केस हो सकता है हम वस्तु को, ये तो यहां लिख दिए, तीसरा केस हो सकता है कि हम वस्तु को कहां रख सकते हैं, C पर रख सकते हैं। वस्तु को कहां रख सकते हैं, C पर। तो ये कौन सा जंक्शन हुआ, तीसरा जंक्शन हुआ। चौथा में हम वस्तु को कहां रख सकते हैं, C और F के बीच रख सकते हैं, यानी वस्तु यहां हो सकता है C एवं F के क्या हुआ, बीच। ये कैमा जंक्शन हुआ हमारा, चौथा जंक्शन हुआ। फिर वस्तु को कहां रख सकते हैं, C पर, F पर रख सकते हैं। वस्तु को कहां रख सकते हैं, F पर रख सकते हैं। यह हमारा पांचवा केस हो सकता है जहां वस्तु को रख सकते हैं। और छठा है F और P के बीच, यानी P एवं F के बीच आप रख सकते हैं। और ये हमारा छठा पोजीशन है वस्तु को रखने का। यानी अवतल दर्पण के सामने 6 विभिन्न जगहों पर वस्तु को रखा जा सकता है। कहां कहां रखा जा सकता है, तो या तो अनंत पर रख सकते हैं, या C के परे यानी अनंत और C के बीच रख सकते हैं, C पर रख सकते हैं, C और F के बीच रख सकते हैं, F पर रख सकते हैं, F और P के बीच रख सकते हैं। P पर इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि P बिंदु दर्पण के अंदर है, तो वस्तु को क्या दर्पण को फोड़ के घुसाइएगा, तो संभव नहीं है। तो ये 6 जंक्शन हुआ। अब हम 6 केस पढ़ेंगे कि कहां कहां पर वस्तु को रखने पर कैसा कैसा क्या बनता है, इमेज बनता है। आइए देखते हैं। सबसे पहला, जब वस्तु कहां पर रखा हो, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, राइट। अब देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब वस्तु अनंत पर होता है तो वस्तु दिखाई नहीं देता है, वस्तु को रे डायग्राम में दिया नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है, सिंबलाइज नहीं किया जाता है, राइट। और याद रखिए कि किसी चीज का प्रतिबिंब तभी बनता है, किसी वस्तु का, जब 2 परावर्तित या 2 अपवर्तित किरण जहां पर काटती है वही वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको 2 परावर्तित किरण चाहिए, और जहां वो परावर्तित किरण कटेगा या काटता हुआ मालूम चलेगा, जहां कटेगा वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जहां कटता हुआ मालूम चलेगा वहां क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। जब वास्तविक बनेगा तो ऑटोमेटिक उल्टा बन जाएगा, और जब काल्पनिक बनेगा तो ऑटोमेटिक सीधा बन जाएगा। यस, याद रखिएगा, वास्तविक के साथ उल्टा हो जाता है और काल्पनिक के साथ सीधा हो जाता है। तो देखिए, अब ये किरण आया ऐसे वस्तु से निकल के, ये टकराया यहां, और आपको पढ़ा चुके हैं नियम में कि समांतर जाती है तो कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो एक किरण कहां से गुजरा, फोकस से। यहां पर ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। फिर एक दूसरा किरण ऐसे आया यहां पर, और ये परावर्तित होकर कहां से गुजरा,
फोकस से मैंने आपको बताया है कि जहां दो परावर्तित किरण एक दूसरे को काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यहां देख रहे हैं एक परावर्तित किरण ये है और दूसरा परावर्तित किरण ये है, ये दोनों एक दूसरे को यहां पर काटा तो यहां वस्तु का क्या बन गया, आई। आई मतलब इमेज, यानी इमेज कहां पर बना, फोकस पर, राइट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए में लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहां पर, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति पूछेगा तो क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो प्रतिबिंब, या सीधे लिख देंगे प्रतिबिंब की प्रकृति पहला में कहां पर बनता है, तो एफ पर बनता है, फोकस पर बनता है। दूसरा बताइए वास्तविक बना कि काल्पनिक बना, देख रहे हैं एग्जैक्ट कट रहा है, कटता हुआ मालूम नहीं चल रहा है, तो ये क्या होता है, वास्तविक। तीसरा जब वास्तविक होगा तो क्या बनेगा, उल्टा। और डी में ये बहुत छोटा होगा। याद रखिए कैसे हम पता करेंगे कि छोटा है प्रतिबिंब की बड़ा है, तो इसका फैसला करता है कि ये मुख्य अक्ष के कितना ऊपर या कितना नीचे कट रहा है, राइट। तो ये तो मुख्य अक्ष पर ही कट रहा है, इसलिए ये प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है। प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। यस, ये हो गया। अब दूसरा केस में आइए। दूसरा केस क्या है, जब दूसरा केस में क्या है, जब वस्तु कहां हो, सी के पर हो या अनंत और सी के बीच हो। सी के परे हो, बियॉन्ड सी। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल, फोकस, सी। अब प्रतिबिंब वस्तु दिखाई देगा। वस्तु कहां पर रखा हुआ है, बोलिए। ये ओ जो है वो क्या है, वस्तु है, सी के परे है, यानी सी से इधर है। तो एक किरण इस वस्तु के यहां सिर से होकर गुजरेगी, ये पैरेलल यहां जाएगी, और ये कहां से कटेगा, तो फोकस से कटेगा। फोकस से होकर गुजरा। ध्यान दीजिएगा कि इस ओर किरण आने के लिए रास्ता कौन है, एफ है, सॉरी सी है, एफ है या पी है। तीन स्थानों से होकर किरण उस तरफ से इस तरफ या इस तरफ से उस तरफ क्या हो सकता है, जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किरण यहां से होकर गुजर जाएगा, यहां से होकर नहीं। जब भी किरण गुजरेगा इस पार से उस पार, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो या तो सी से या एफ से या पी से होकर। तो यहां सबसे नजदीक का रास्ता कौन है साहब, सी है। तो इसलिए एक किरण कहां से होकर गुजरेगी, सी से होकर गुजरेगी। अब आपको मैंने बताया है नियम में कि जब कोई किरण सी से होकर गुजरती है तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यस, तो क्या हुआ, ये टकराया और उसी पथ पर वापस लौट गया। यानी यहां पर परावर्तित किरण ये है और यहां पर परावर्तित किरण ये है। ये दोनों किरण यहां पर वस्तु एक दूसरे को क्या किया है, काटा है। यस, इसलिए यहां पर वस्तु का क्या बन गया, इमेज, यानी प्रतिबिंब बन गया। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है, बताइए। कहां पर बनता है, तो किसके बीच बनता है, सी और एफ के बीच बनता है। किसके बीच, सी एवं एफ के बीच क्या होता है, बनता है। कौन चीज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। बी में प्रतिबिंब क्या है, बोलिए, वास्तविक है यानी रियल है। सी में प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है, तो देखिए इसका सिर ऊपर है, इसका सिर नीचे है, तो उल्टा है। वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, उल्टा यानी क्या हुआ, इनवर्टेड। और डी में छोटा है कि बड़ा है, तो देखिए इसकी तुलना में ये छोटा है, तो क्या है, प्रतिबिंब छोटा बनता है, राइट। ये चीज हो गई, सारी चीजों को याद रखना है आपको। तीसरा केस अब कहां पर रखेंगे, जब सी के परे हो गया, सी के परे हो गया तो तीसरा कंडीशन, अब वस्तु को कहां पर रखा जाएगा, सी पर। तो जब वस्तु सी पर क्या हो, स्थित हो,
सी पर स्थित मतलब वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तब क्या होगा इसको समझिएगा। ठीक, वस्तु कहां पर है साहब, वस्तु सी पर है, इसको ओ कर दिए। एक किरण आप जानते हैं नियमों के अनुसार इसके सिर से निकल के यहां से टकराएगा और कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ठीक, अब दूसरा रास्ता कौन है इधर आने का, तो सी पर तो ये खुद खड़ा है, तो दूसरा रास्ता एफ हो गया जहां से होकर गुजर सकता है, तो ये एफ से होकर गुजरेगा। और जानते हैं कि एफ से होकर गुजरता है तो समांतर हो जाता है। ये थोड़ा सा रे डायग्राम में ये हो गया है, लेकिन आप चीजों को समझिए। ये इस तरीके से कुछ आएगा, दोबारा बना देता हूं। चूंकि ये पेन से हो रहा है, मैनुअली हम लोग कर रहे हैं जिस तरीके से, तो हो सकता है रे डायग्राम में इधर का उधर कट जाए, लेकिन भावनाओं को समझना है कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए यहीं पर अंतर थोड़ा सा हो जाता है इसके और इसके बीच। ये जब आप किससे, कंपास से, प्रोटेक्टर से, इस सब से बनाएंगे आप ना, तब सही होगा उतना। लेकिन चीज समझिए यहां मैं क्या बता रहा हूं। ये है वस्तु, ऐसे आया, तो अभी रुक जाइए, पहले हमको इसी को करने दीजिए, तब हम मिला लेंगे, चोरी कर लेंगे हम, चोरी कर लेंगे हम। और दूसरा, हाँ यह अब पकड़ाया, ये देख लीजिए, अब समझ में आ गया होगा। एक किरण ऐसे गया, यहां गया, और दूसरा ही फोकस से गया, तो पैरेलल हो गया। अभी दोनों कहां पर कट रहा है साहब, ये यहां पर कट रहा है, तो यही वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब यानी इमेज बन गया। राइट, अब इमेज की प्रकृति क्या होगी, तो पहला में क्या है, कहां पर बनता है, तो सी पर ही बनेगा, सी पर रहेगा तो सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, तो सी पर बनता है, कौन चीज बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। बी में प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो वास्तविक है। क्यों वास्तविक है, क्योंकि डायरेक्ट कट रहा है। वास्तविक हुआ तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। राइट, और डी में गौर करने वाली बात है, ये अगर 5 मीटर का होगा तो ये भी 5 मीटर का होगा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। यस, तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के क्या होता है, बराबर होता है। इसको लिख लीजिए। देखिए चौथा केस क्या है, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो। सी वाला पढ़ लिए थे कि सी पर रहेगा तो सी पर ही बनेगा। तो जब वस्तु सी यानी वक्रता केंद्र और एफ के बीच हो, देखिए पिक्चर मैं पहले से बना चुका हूं। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पी है, ये एफ है और ये सी है। वस्तु एफ और सी के बीच, देखिए यहां पर वस्तु है। तो एक किरण तो ऐसे आया और टकरा के कहां से गुजरा, फोकस से गुजरा। कोई कंफ्यूजन इसमें। दूसरा, इसके लिए रास्ता कौन है, फोकस से होकर गुजर सकता है। तो ये ऐसे गया और फोकस से जैसे ही गुजरेगा तो टकराने के बाद ये समांतर हो जाएगा। तो देखिए एक परावर्तित किरण ये है और दूसरा परावर्तित किरण ये है, ये दोनों परावर्तित किरण यहां पर कटा तो वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना। राइट, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना, सी के परे यानी सी के बाद, या अनंत और सी के बीच बना। रियली कट रहा है इसलिए वास्तविक बना। वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है। और ये आवर्धित, आवर्धित का मतलब समझिए, आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा। यस, ठीक है। देखिए इसका साइज और इसके साइज में आपको अंतर बुझा रहा होगा, ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक। अब पांचवा केस है जब वस्तु एफ पर स्थित हो। देखिए सी और एफ वाला भी हो गया केस, तो अब वस्तु किस पर हो, एफ पर स्थित हो। अब क्या होगा इसको थोड़ा सा देखना है। तो एक तो ये पैरेलल जाएगा, ठीक, और कहां से होकर गुजरेगा, कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। राइट,
क्लियर है? दूसरा ये सी से भी देखिए, एफ से भी होकर पी से भी होकर गुजर सकता है और सी से भी होकर क्या कर सकता है, गुजर सकता है। अगर इसको देखिएगा तो एक दूसरा बताते हैं, यहां से ये पी से होकर ऐसे गुजरा तो ये आई बना, तो जाहिर सी बात है आर भी बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए। ये टकराया पी से तो आपतन कोण बना, तो परावर्तन कोण भी बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये इस तरीके से एक परावर्तित किरण ये है और एक परावर्तित किरण ये है, ये आगे बढ़ के अनंत पर क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा। तो अनंत पर मिलेगा तो मिल तो रहा है ना, तो मिल रहा है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा यानी बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से मैंने बताया था कि जितना नीचे या ऊपर कटता है उसी से साइज पता चलता है, तो ये बहुत नीचे कट रहा है इसलिए ये बहुत बड़ा बनेगा। एक और तरीका, एक तो ये तरीका है, राइट, एक और तरीका है कि ऐसे गया और ऐसे फोकस से गुजरा, और दूसरा तरीका है कि ये इस तरीके से गया, माने सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने से गया और इस तरीके से क्या हो गया, सी से होकर ऐसे गया और टकरा के ऐसे गुजरा कि कहां से लग रहा है, जैसे सी से। यहां पर थोड़ा लग रहा है कि फैल रहा है, लेकिन आप इस तस्वीर को थोड़ा सा और बढ़िया से देखेंगे, चूंकि एग्जैक्ट आप जानते हैं जितना ये दूरी होगा उतना ही ये दूरी होगा। तो मान लिया जाए ये सी है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। आगे जाके ये दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप ये अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये वाला भी देख सकते हैं कि पैरेलल टकरा के इधर गया और दूसरा गया फोकस से गया, पोल से गया, टकरा के ये गया, ये दोनों आपस में मिल गया। यस और नो, ठीक है, ये चीज होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी साहब, तो पहला होगा क्या, कहां पर बनता है, तो अनंत पर बनता है। बी में कैसा होता है, वास्तविक। सी में उल्टा होगा और क्या होता है, अत्यधिक आवर्धित होता है, यानी बहुत बड़ा होगा। अब हम लोग छठा केस में चलेंगे और अब ऑप्शन आया क्या कि जब F पर हो ही गया तो अब आता है किसके किसके बीच, F और P के बीच। यानी जब वस्तु F एवं P के बीच रखी हो, जब वस्तु किसके बीच रखा हो, F और P के बीच रखा हो, तब क्या होगा, उसको हमको क्या करना है, समझना है। देखिएगा जरा सा, ये आइडिया से हम लोग अंदाज से इसको लिख रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर होता है, इसी के कारण रे डायग्राम में अंतर आ जाता है। लेकिन भावनाओं को समझिए, और आप लोग तो भावना को समझने में बहुत फास्ट हैं। अब वस्तु को कहां रखना है, वस्तु को रखना है कहां पर, F और P के बीच। देखिए F और P के क्या लिखा है, बीच रखा हुआ है। तो एक तो ऐसे गया पैरेलल और टकरा के किससे होकर गुजरेगा, लगता है चोरी करने में ही भलाई है। देख लीजिए कहां से होकर गुजरा, F से होकर गुजरा, राइट। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा जो यहां पर देखिए थोड़ा घचपचा गया था, यहां पर इसको समझिएगा। एक किरण यहां से निकला और ऐसे गया, ऐसे देखिए ऐसे गया और ये जा रहा है किसके सीधे में, सी के सीधे में जा रहा है, तो टकरा के वैसे ही वापस क्या हो जाएगा, आएगा और कहां से गुजर जाएगा, सी से होकर गुजर जाएगा। अब क्या देख रहे हैं कि ये किरण इधर फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, इसमें ये बनाएंगे तो सिकुड़ के आगे मिल जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये फैल रहा है तो ये कहीं पर मिलेगा नहीं, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए इसको मिलाना होगा। तो ये मिलेगा कहां, इसको पीछे बढ़ाएंगे,
इस परावर्तित किरण को इधर पीछे बढ़ाएंगे और इस परावर्तित किरण को इधर पीछे बढ़ाएंगे, ये दोनों यहां पर मिल गया तो यहां पर इस वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब यहां खास बात आपको देखना है कि यह प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। यस, क्योंकि वास्तविक तब होता जब एग्जैक्ट रियली कटता, ये मिलाया कटता हुआ मालूम चलता, इसलिए काल्पनिक है। काल्पनिक है और सीधा है। देखिए इसका सिर और इसका सिर सेम है तो सीधा भी है और बड़ा भी है और दर्पण के पीछे बनता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहला में दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा क्या होगा, वास्तविक होगा। तीसरा होगा सीधा होगा और डी होगा आवर्धित होगा, यानी ये वस्तु से बड़ा होगा। राइट, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 6 केसेस हैं, फिर हम लोग उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे, उसको उतार लीजिए। अब देखिए अवतल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ लिए, अब हम लोग को उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण के बारे में पढ़ना है। तो उत्तल दर्पण में 2 ही केस होगा, अवतल दर्पण में 6 केसेस होते हैं। पढ़ाया था मैंने, अनंत पर रहेगा, अनंत और सी के बीच रहेगा, सी पर रहेगा, सी और एफ के बीच रहेगा, एफ पर रहेगा, एफ और पी के बीच रहेगा, ऐसा 6 केसेस होते थे। ठीक, लेकिन इसमें केवल 2 केस है। कहां कहां, एक केस क्या है, अनंत पर रहेगा तो अलग टाइप का प्रतिबिंब बनेगा और बाकी अनंत और पी के बीच कहीं पर भी रहेगा तो सेम तरह का प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए इसको याद करना बहुत आसान है। आइए देखते हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर क्या हो, स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, देखिए कैसे होता है। यह हमारा एक्स वाई मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है, पी है, ये फोकस है और ये सी है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब अनंत पर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु को यहां दिखाई, मतलब वस्तु को आप यहां पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, यस और नो। और एक किरण ऊपर से आता है और एक किरण नीचे से आता है और दोनों का जो परावर्तित किरण है वो जहां कटता है या कटता हुआ मालूम चलता है, वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए एक किरण ऐसे आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आपको मैंने बताया है कि पैरेलल है तो फोकस से जाता हुआ मालूम चलेगा, जाएगा नहीं, ये डाइवर्ज कर जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन पता चलेगा कहां से होकर गुजरा, फोकस से। और दूसरा, यहां से आप ले लीजिए ये पैरेलल, ये भी इधर फैल गया लेकिन पता चला कहां से होकर गुजर रहा है, फोकस से। अब आप देख रहे हैं एक परावर्तित किरण ये है और दूसरा परावर्तित किरण ये है, ये दोनों फैल रहा है, एक दूसरे को कहीं पर काटेगा नहीं, क्योंकि काटेगा तभी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां तो फैल रहा है तो इधर तो कटने की कोई बात है नहीं, तो ये जब भी कटेगा तो यहां पर, और कट नहीं रहा है, यहां कटता हुआ मालूम चल रहा है, इसलिए प्रतिबिंब यहां बनता है। और ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। क्यों काल्पनिक होगा, क्योंकि ये रियल नहीं कट रहा है, ये कटता हुआ मालूम चल रहा है। तो आप प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखेंगे, पहला में लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहां पर बनता है, एफ यानी फोकस पर बनता है। अब प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो प्रतिबिंब काल्पनिक है। काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं, काल्पनिक को क्या बोलेंगे, वर्चुअल। सी में काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। सीधा मतलब इरेक्ट। और डी में बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, यस। तो ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस इसका क्या है, देखिएगा। अनंत वाला तो हो गया कि फोकस पर बनेगा, लेकिन अनंत और पी के बीच कहीं पर भी रखिए, चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, कहीं पर भी रखिए, एक ही तरह का प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यानी लिखेंगे जब वस्तु
अनंत एवं ध्रुव, जिसको बोलते हैं पोल, जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच कहीं पर भी रखा हो, यानी कहीं पर स्थित हो। अब देखिए क्या होगा उसमें, यहां पर आते हैं। ये उत्तल दर्पण है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये है P, ये है F और ये है C। ठीक, अब देखिए, मान लिया जाए वस्तु को आप यहां रखें, अब वस्तु दिखेगा, ये हमारा O मतलब वस्तु हो गया यहां पर, राइट। अब देखिए नियम के अनुसार एक तो ऐसे जाएगा पैरेलल, तो पैरेलल जाएगा तो कहां से होकर गुजरेगा, फैल जाएगा और लगेगा कहां से होकर गुजर रहा है, फोकस से होकर गुजर रहा है। यस, समझ में आ रही है बातें। अब प्रतिबिंब बनने के लिए एक दूसरा किरण भी चाहिए, तो दूसरा किरण में आपको ध्यान देना है कि दूसरा किरण ऐसे जाएगा इस तरीके से कि लगेगा कि कहां से जा रहा है, किसके सीधा, सी से जा रहा है, और सी से जैसे ही गुजरेगा तो आपको पता है उसका नियम है कि उसी पथ पर क्या हो जाता है, वापस लौट आता है। तो सी के सीधे गया तो यहां से टकरा के उसी पथ पर क्या हो गया, वापस लौट गया। तो ये परावर्तित किरण इधर हो गया, तो आप देख रहे हैं कि इसमें परावर्तित इधर है और इसका परावर्तित इधर है, ये कहीं मिलेगा नहीं, तो इसलिए कहीं प्रतिबिंब नहीं बनेगा, राइट, ठीक है। लेकिन आप यहां देखेंगे कि ये ऐसे करते हुए लगेगा कहां से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, सी से, राइट। अब यहां आप देख रहे हैं कि ये दोनों किरण कहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, तो यहां वस्तु का क्या बन गया, इमेज बन गया। ध्यान से समझिएगा, एक किरण ऐसे गया तो फैल गया, ये अभी गुजरता हुआ मालूम चला फोकस से। दूसरा है सी के सामने से गया, टकरा के इधर तो नहीं आएगा, ये इधर ही लौट जाएगा। यस, तो यहां पर रिवर्सिबिलिटी के अनुसार इस किरण को इधर बढ़ाएंगे और इस किरण को इधर बढ़ाएंगे, ये दोनों जहां पर मिलेगा वहां प्रतिबिंब बनेगा, और ये चूंकि मिल नहीं रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो पहला में क्या बनता है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब P एवं F के बीच बनता है। हमेशा कहीं पर भी रखेंगे अनंत के अलावा तो हमेशा प्रतिबिंब P और F इसके बीच ही बनेगा, चाहे यहां बने, चाहे यहां बने, चाहे यहां बने, कहीं बने, लेकिन P और F के बीच ही बनता है। B में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, यानी यहां लिख देंगे काल्पनिक, काल्पनिक को ही आभासी कहेंगे। C में क्या बनता है, काल्पनिक हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और डी में आप लिखेंगे कि ये बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो क्या है, प्रतिबिंब छोटा बनता है। राइट, यस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों केस हो गया। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान देना है कि अवतल दर्पण को देखिए, तो अवतल दर्पण में ध्यान दीजिएगा, एक तरफ हम लिख देंगे अवतल, एक सिंपल वे में अवतल दर्पण, और एक तरफ हम लिख देंगे उत्तल दर्पण। समझ पा रहे हैं आप सब लोग, बोर तो नहीं हो रहे हैं, ठीक। थोड़ा भी बोर भी हो जाए और अच्छा से पढ़ लें तो बोर होना अच्छी बात है, ये सुनो, क्योंकि बोर होने से आपका क्या बनेगा, फ्यूचर बनेगा, राइट। और फ्यूचर जब बन जाएगा उसके बाद जितना भी बोर हुए उसका बदला चुका लीजिएगा एंजॉय करके, ठीक। अब देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में आपको प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, दोनों तरह का बनता है। आपको बताए हैं अवतल दर्पण में हर जगह पांचों केस में वास्तविक बनता है, लेकिन जब प्रतिबिंब, जब वस्तु को F और P के बीच रखते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी उसमें वास्तविक और प्रतिबिंब और काल्पनिक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। यह आपको सिंपल वे में एक अंतर लिखा रहा है, किसके बीच, अवतल और उत्तल। आप चाहे अंतर तो डिफिनीशन में भी अंतर लिख सकते हैं कि जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे ये कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसे ये कहते हैं।
जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का आंतरिक भाग है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का बाह्य भाग है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यस, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन वो सब चीज तो आप जानते हैं, जो यहां पर है, यहां से जो निकल के आया है वो मैं बता रहा हूं। इसमें क्या होगा बोलिए, इसमें काल्पनिक और सीधा काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन इसमें क्या बनेगा बोलिए, केवल क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। यस, समझ में आ रही है बातें। इसमें उल्टा भी बनेगा प्रतिबिंब और सीधा भी बनेगा, यानी अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण में केवल क्या बनेगा, सीधा बनेगा। टकाटक समझ में आ रहा है। उसके बाद इसमें क्या होगा, बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा और समान आकार का भी बनता है। जब सी पर रखता है तो समान आकार का बनता है, और इसमें क्या बनेगा, केवल छोटा बनता है। राइट, ये अंतर हो गया, समझ गए बात को, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो अवतल और उत्तल दर्पण के अंतर है, इसको नोट डाउन कर लें। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कहां कहां उपयोग होता है, तो सिंपल वे में अवतल दर्पण का उपयोग होता है किसमें, तो गाड़ी जो होता है, वाहन जो होता है, वाहन जिसको चलाते हैं, मोटरसाइकिल, कार, वाहनों के हेडलाइट में, हेडलाइट में, हेडलाइट समझते हैं आप, जो जलता है ना वो आगे वाला लाइट, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का। दूसरा हजामती दर्पण, हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण, हजाम समझते हैं, दाढ़ी बाल बनाने वाले को हजाम कहते हैं। तो हजामती दर्पण यानी दाढ़ी बाल बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का। तीसरा सौर कुकर यानी सोलर कुकर में, ठीक है। सौर कुकर में, सोलर कुकर में रेडिएशन कलेक्टर, वो सारे के सारे सन के रेडिएशन को एक जगह कन्वर्ज करके, तब ना आप जानते हैं कि सारा एनर्जी को एक जगह कन्वर्ज करेगा तभी तो ज्यादा एनर्जी मिलेगा, ठीक है, तब तो खाना बनेगा। तो इसका काम क्या है, ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उस पर जितना लाइट पड़ता है उस सारे किरणों को एक जगह कन्वर्ज कर दिया और उससे क्या हो गया, उष्मा पैदा हुआ, जिससे क्या होता है, खाना बनता है। तो सौर कुकर में बोल सकते हैं। उसके बाद दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सक या चिकित्सकों द्वारा, दांत वगैरह का जो डॉक्टर है वो आपके दांत को देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये सब कुछ यूजेज है किसके, अवतल दर्पण के। अब उत्तल दर्पण के यूजेस, यानी उत्तल दर्पण के उपयोग, यानी यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला यूज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो कार चलाते हैं तो कार का जो साइड मिरर होता है, जो पीछे से देखते हैं हम कि कौन आ रहा है, तो साइड मिरर में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, ठीक है, उसको पार्श्व दर्पण कहेंगे। वाहनों के पार्श्व दर्पण, साइड मिरर, या इसको रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं, के रूप में। अब यहां इंपॉर्टेंट है कि साइड मिरर के रूप में क्यों यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पार्श्व दर्पण या साइड मिरर के रूप में क्यों यूज करते हैं, तो उसका कारण क्या है कि ये दर्पण छोटा क्षेत्र में ही, यानी छोटे परावर्तक सतह में ही बड़े क्षेत्र का पिक्चर बनाता है, यानी इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत क्या है,
बड़ा है, यस और नो, यानी दर्पण छोटा भी है फिर भी ये बड़ा एरिया का पिक्चर इसके अंदर क्या कर सकता है, समेट सकता है, इसीलिए आप पूरा रोड को देख पाते हैं उससे, यस और नो, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कारण लिखेंगे क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र, फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है। फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है इसलिए करते हैं, समझ में आ गया होगा। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और दुकानों को सजाने में, शॉपिंग मॉल एवं दुकानों को क्या करने में, सजाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डबल डेकर बस में, डबल डेकर बस में सीढ़ी को सही से दृष्टि करने के लिए, सीढ़ी को सही से देखने के लिए भी इस उत्तल दर्पण का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, यस। तो ये आज हमारा पढ़ाई हुआ आपको गोलीय दर्पण के बारे में। इससे अगली कली में हम लोग वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन करेंगे। आज आपका इतना ही क्लास रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।